हेलो गाइस, ये है यादव गौरव लॉ और आज हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स। ये 6 ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर से। यूजीसी नेट के कोर्स में है ये, इंटरनेशनल लॉ में। अगर आपको यूनाइटेड नेशंस और लीग ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ना है तो वो वीडियो नंबर 1 है, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सेक्रेटेरिएट। इसमें जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सो है। ठीक है, तो ये इतनी ऐसी प्रेफरेंस देनी है आपको इनको पढ़ने में। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल काफ़ी डिटेल में पढ़ना। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल बस पता होना चाहिए क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये हम अलग से एक वीडियो बना के भी पढ़ेंगे, और यूएन सेक्रेटेरिएट। तो शुरू करें। जनरल असेंबली, इसको आप पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस भी बोल सकते हो। चीफ डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। चैप्टर 4 आर्टिकल 9 से लेकर 22 में इसके बारे में बात होती है यूएन चार्टर के अंदर। यूएन चार्टर बेसिकली पढ़ेंगे हम इस वीडियो के अंदर। मतलब ये जो सारे के सारे ये ऑर्गन्स है ना, ये सारे के सारे ऑर्गन्स का अपन डिस्कशन यूएन चार्टर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। कॉम्पोजिशन आर्टिकल 9 में दिया हुआ है। सारे मेंबर जो यूएन के मेंबर होंगे वो बाय डिफॉल्ट जनरल असेंबली के भी मेंबर होंगे, और हर मेंबर यानी कि हर कंट्री को 5 रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है हर मेंबर यानी कि हर कंट्री। वोटिंग के प्रोविजंस आर्टिकल 18 और 19 में दिए हुए हैं। हर मेंबर का एक वोट है, ईच कंट्री हैज 1 वोट, और 2/3 मेजोरिटी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। सिंपल मेजोरिटी अदर क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे? रिकमेंडेशन ऑन पीस एंड सिक्योरिटी, बजटरी कंसर्न, इलेक्शन, एडमिशन, सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स। अब इसमें ध्यान रखना 2/3 मेजोरिटी इधर नहीं, जनरल असेंबली में नहीं, यूएन के किसी भी ऑर्गन में जब आप मेजोरिटी की वोटिंग वगैरह की बात करते हो ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होगा। ठीक है, जो वहाँ यूएन असेंबली में, जनरल असेंबली में प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना, या सिक्योरिटी काउंसिल में भी कहीं भी प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है हमेशा। ठीक है, टोटल नंबर में से नहीं होता। 2/3 मेजोरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग की, सिंपल मेजोरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग की। ये बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना हमेशा प्रेजेंट एंड वोटिंग। नो वोट इफ ड्यू ऑन मेंबर। देखो अब ये एक और प्रोविजन है कि अगर 2 साल से ऊपर तक का अपना फाइनेंशियल ड्यू किसी कंट्री मेंबर ने नहीं दिया है ना, लास्ट 2 साल से ऊपर का, तो उसको वोट देने का नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कोई कंट्री अपना ऐसे ड्यू रखती होगी। जनरल असेंबली की मीटिंग 1 साल में 1 बार होगी, लेकिन स्पेशल सेशन भी मीटिंग के हेल्ड किए जा सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल इनको कन्वोक करेगा एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, मेजोरिटी मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे या सिक्योरिटी काउंसिल की रिक्वेस्ट पे सेक्रेटरी जनरल स्पेशल सेशन रख सकता है। अब बात करते हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ जनरल असेंबली के। आर्टिकल 10 से लेकर 17 में दे रखा है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल कोई मैटर को डिस्कस कर रहा है ना, तो जनरल असेंबली नहीं डिस्कस करेगी या रिकमेंडेशन नहीं देगी उस मैटर पे जब तक सिक्योरिटी काउंसिल खुद नहीं मांगता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल 12 में दे रखी है। सिक्योरिटी काउंसिल अगर खुद डिस्कस कर रहा है तो जनरल असेंबली इस मैटर को नहीं छुएगी जब तक उनसे बोला नहीं जाता। फिर आती है फंक्शंस एंड पावर ऑफ जनरल असेंबली। कोई भी डिस्कस करना है, कोई क्वेश्चन या रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल को देनी है इन रिलेशन टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये जनरल असेंबली का काम है। प्रमोट कोऑपरेशन इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल एंड हेल्थ फील्ड, मतलब सारी फील्ड बेसिकली में कोऑपरेशन इनको प्रमोट करना है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ और कोडिफिकेशन, और ह्यूमन राइट्स का काम ताकि फंडामेंटल फ्रीडम सबको दी जाए। डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सेक्स, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन ये कहीं नहीं हो, खुशहाली आए वगैरह वगैरह। रिसीव एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर ऑर्गन्स, और डिसाइड बजट रिलेटेड स्टफ। तो ये सारे फंक्शंस एंड पावर ऑफ जनरल असेंबली आर्टिकल 10 से लेकर 17 में दे रखे हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। चैप्टर 5 आर्टिकल 23 से 32 ऑफ यूएन चार्टर। कॉम्पोजिशन इसका आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। 5 परमानेंट मेंबर हैं इसके जो हमेशा रहेंगे मेंबर। चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए। चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, यूके एंड यूएसए, ये हमेशा याद रखना। 10 अदर नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, हर 2 साल में वो चेंज होते हैं। इमीडिएट री इलेक्शन नहीं अलाउड है। मान लो अभी आप मेंबर बने हो 2010 से लेके 2012 टर्म के लिए, तो आप 2012 से लेके 2014 वाली टर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। यू कांट कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इमीडिएट री इलेक्शन नहीं अलाउड है मेंबर्स को। एक बार इलेक्ट होने के बाद वेट करना पड़ेगा एक टर्म के लिए वापस इलेक्ट होने के लिए। एक रिप्रेजेंटेटिव पर मेंबर जाता है, मतलब हर कंट्री का एक मेंबर। 15 हैं तो 15 रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर 7 टर्म्स के लिए रह चुकी है, मतलब 14 साल के लिए रह चुका है इंडिया मेंबर, नॉन परमानेंट ऑब्वियसली। और सबसे रिसेंट 2010 से 2012 तक इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था।
वोटिंग आर्टिकल 27 के अंडर में दी हुई है, 1 वोट पर मेंबर मिलता है, 9 वोट चाहिए एक डिसीजन को बनाने के लिए। अब देखो ये 15 मेंबर हैं और इसमें से 9 वोट चाहिए, तो ये 9 वोट के अंदर 5 वोट्स, ठीक है, ये 5 वोट्स परमानेंट मेंबर के होने चाहिए, इनका वीटो नहीं होना चाहिए। ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, अगर ये अगेंस्ट में वोट दे देंगे किसी चीज़ के तो वो वैसे ही नहीं होगी, वो वीटो हो जाएगी। 9 वोट तो चाहिए, इन 5 के अलावा 4 और मेंबर्स के वोट चाहिए, लेकिन इन 5 का वीटो नहीं होना चाहिए उस मैटर के ऊपर, समझ गए। 9 वोट्स टू मेक डिसीजन इंक्लूडिंग द कॉन्करिंग वोट्स ऑफ द परमानेंट मेंबर्स। पार्टी जो डिस्प्यूट, मान लो जो डिस्प्यूट की बात चल रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर कोई मेंबर उसका पार्टी है, ठीक है, तो वो पार्टी मतलब मान लो इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट चल रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के ही वहाँ पे मेंबर भी हैं नॉन परमानेंट, तो वो नहीं वोट देंगे वहाँ पे, दे विल रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का डिस्प्यूट चल रहा है। फंक्शंस एंड पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 24 से 26 में दे रखी है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखो इनकी वही है, सिक्योरिटी काउंसिल है वो, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो उनका प्राइमरी फंक्शन है। और एनुअल रिपोर्ट ये देंगे जनरल असेंबली को, और कोई स्पेशल रिपोर्ट भी अगर जनरल असेंबली मांगेगी तो, ठीक है। स्पेसिफिक पावर्स ग्रांटेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर डिस्चार्ज ऑफ दिस ड्यूटीज आर लेड डाउन इन चैप्टर 6, 7, 8 और 12। ये अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी अपन यूएन चार्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरल असेंबली डिस्कस कर लिया, सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है इकोसॉक, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, चैप्टर 10 आर्टिकल 61 से 72 के बीच में ये दे रखा है। इसका कॉम्पोजिशन आर्टिकल 61 में दे रखा है। 54 मेंबर होते हैं इसके अंदर, जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, जीए मतलब जनरल असेंबली, उनका बोलते हैं जनरल असेंबली को, कई लोग, मेरे को बहुत फनी लगता है इसलिए मैं नहीं बोलता, उनका, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 54 मेंबर होते हैं जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। 18 मेंबर हर साल सेलेक्ट होते हैं जो 3 साल तक रहते हैं, तो इस साल 18 हुए वो अगले 3 साल तक रहेंगे, फिर अगले साल 18 हुए वो अगले 3 साल तक रहेंगे, और ऐसे मिक्स एंड मैच करके हमेशा 54 मेंबर रहेंगे। वोटिंग आर्टिकल 67 के अंदर डिस्कस हुई हुई है। ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, डिसीजन मेड विद सिंपल मेजॉरिटी। इसके फंक्शंस एंड पावर आर्टिकल 62 से 66 में दे रखे हैं। मेक और इनिशिएट स्टडीज एंड रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड रिलेटेड मैटर्स। इनका एम्बेट तो खुद सुपर ही वाइड होता है भाई, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ और and related matters. Make recommendations with respect to any such matter to the General Assembly, to the members of the United Nations and to the specialized agencies concerned. Assist Security Council if requested. Prepare draft conventions for submission to the General Assembly. Call international conferences. Coordinate the activities of the specialized agencies. तो ये functions and power है इकोसॉक के, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के। नेक्स्ट आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, चैप्टर 13 आर्टिकल 86 से 91। इसके बारे में आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा, जनरल असेंबली के बारे में पता होगा आपको, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक के बारे में पता होगा, लेकिन इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। ट्रस्टीशिप काउंसिल का देखो अभी क्या ज़्यादा यूज़ है नहीं। It was established to help ensure that trust territories were administered in the best interest of their inhabitants and of international peace and security. Trust territory की बात हो रही है। Created by the United Nations Charter as a successor to the League of Nations mandate system. Trust territory क्या होती है basically? Trust territory is territory under the trusteeship of the United Nations or of a state designated by them. अब क्या हुआ था देखो, League of Nations कब बना था? World War I के बाद। United Nations कब बना था? World War II के बाद। अब ये जो टाइम था ना 1920s से लेके 1950s तक का, ये टाइम कोई बहुत फ्रीडम वाला टाइम नहीं था, ठीक है। बहुत मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड कॉलोनियलिज्म के अंडर में था, ठीक है। काफ़ी कंट्रीज़, काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ की कॉलोनीज़ थी, तो आप इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और कॉलोनियलिज्म को साथ में नहीं चला सकते। तो वो जो कंट्रीज़ थी ना जो कॉलोनियलिज्म के अंडर थी, जो सेल्फ सपोर्ट नहीं कर सकती, और कुछ कंट्री जो वर्ल्ड वॉर में हारी हुई कंट्रीज़ थी एकदम, जो एकदम ही मतलब ख़त्म कंट्रीज़ थी, उनके पास सेल्फ डिपेंडेंसी उनकी जीरो थी एकदम, ठीक है। तो उन कंट्रीज़ को ट्रस्ट टेरिटरीज बनाया गया और लीग ऑफ नेशंस को जिम्मेदारी दी नेशन मैंडेट सिस्टम के अंदर में, मतलब ये मैंडेट सिस्टम के अंडर में, कि आप उन कंट्रीज़ का ध्यान रखो, उनको वापस सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। फिर बाद में ये ट्रस्ट टेरिटरी की तरह यूएन के पास चली गई, यूएन में आ गया ये। फिर अभी तो देखो पलाओ लास्ट कंट्री थी, ठीक है, पलाओ, अब इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, सही कर रहा हूँ मैं, स्पेलिंग यही है। पलाओ कंट्री थी, फॉर्मली पार्ट ऑफ द ट्रस्ट टेरिटरी ऑफ द पैसिफिक आइलैंड्स। 1994 में वो बन गई इंडिपेंडेंट। तो 1994 के बाद कोई
नहीं है, ट्रस्ट टेरिटरीज है ही नहीं, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और यूएन चार्टर इतना अमेंडमेंट कुछ हुआ नहीं है उसमें, तो ये अभी भी यहाँ है। चैप्टर 12 में इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम की बात होती है, चैप्टर 13 में ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसके बारे में मेरे को लगता है इतना ही इंपॉर्टेंट था बताना, और बाद में इसका और डिटेल बताना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन भी मोस्टली नहीं आते कभी। तो ये था ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब बात आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। हम ब्रीफ में देखेंगे यूएन चार्टर के अंदर में क्या लिखा हुआ है, और हम अलग से एक वीडियो कभी बनाएंगे फ्यूचर में इसके ऊपर, सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। चैप्टर 14 आर्टिकल 92 से 96 के बीच में दिया हुआ है। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ जस्टिस जुडिशियल ऑर्गन। अब इसका क्या स्टैच्यू ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है, एक स्टैच्यूट बना हुआ है अलग से। इसमें यूएन चार्टर में भी है प्रोविजंस, लेकिन मेन तो इसके जो फंक्शनिंग प्रोविजंस हैं वो स्टैच्यूट में, जो इनका खुद का लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो वो फंक्शंस उसमें दे रखे हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर इप्सो फैक्टो पार्टीज टू द स्टैच्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो यूएन के मेंबर हैं वो इप्सो फैक्टो पार्टी हैं स्टैच्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी। आईसीजे के आप कैसे मेंबर बन सकते हो, बेसिकली केस टू केस डिसाइड करेगी जनरल असेंबली रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पे। हर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी है कि वो कंप्लाई करे आईसीजे के हर डिसीजन के साथ। Nothing in the UN Charter shall prevent members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future। मतलब ज़रूरी नहीं है सारा डिसीजंस आईसीजे में ही हो, सारे की सारी हियरिंग वगैरह सब कुछ तुम आईसीजे ही डिसाइड करेगा। आर्बिट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हैं अगर मेंबर नेशंस चाहें तो, ज़रूरी नहीं है आईसीजे के पास ही आए हमेशा। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट कर सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कि हमको एक एडवाइजरी ओपिनियन दे दो कोई लीगल क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर दूसरे जो ऑर्गन हैं यूएन के, वो भी ऑथराइजेशन लेने के बाद जनरल असेंबली के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन ये पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है, ये सिर्फ यूएन चार्टर के मैंने प्रोविजंस डिस्कस करे, इसका अलग से वीडियो होगा, वो मैं जैसे ही बनाऊंगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लास्ट एंड फाइनल ऑर्गन होगा सेक्रेटेरिएट, चैप्टर 15 आर्टिकल 97 से 101। सेक्रेटरी जनरल जो होता है यूनाइटेड नेशन का, वो सेक्रेटरी जनरल प्लस उसका स्टाफ, इन दोनों को मिला के सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इनफ। सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन, यहाँ ऑफिसर होना चाहिए, यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है यूएन का सेक्रेटरी जनरल। अपॉइंटमेंट इसका कैसे होता है, अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। फंक्शन क्या क्या होते हैं, मेक एन एनुअल रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिक्योरिटी काउंसिल के अटेंशन में कोई मैटर लाना, अगर वो मैटर उसको लगता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और मेन बात, सेक्रेटरी जनरल को इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस नहीं ले। अब सेक्रेटरी जनरल है, वो भी है तो इंसान ही, किसी नेशनलिटी का होगा, इंडियन होगा, यूएसए का होगा, कहीं ना कहीं किसी अफ्रीका का होगा, किसी कंट्री का तो होगा, अफ्रीका कोई कंट्री नहीं है वैसे, साउथ अफ्रीका, कोई कंट्री का तो होगा, तो वो कंट्री का इन्फ्लुएंस उस पर नहीं आए, तो ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपनी गवर्नमेंट से किसी तरह के इंस्ट्रक्शन नहीं ले, वो एज अ यूएन ऑफिसर पूरे वर्ल्ड की सोच के अपने डिसीजंस ले, ठीक है। तो ये इसलिए दिया हुआ है कि कोई कंट्री के फेवर में नहीं वो बात करे। तो ये गाइस हमारे हो गए 6 ऑर्गन पूरे कंप्लीट। मैंने ट्राई किया है कि मैं काफ़ी शॉर्ट में बनाऊँ इस वीडियो को, मैंने शॉर्ट में बनाया। प्लीज़ लाइक करो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं जो MCQs में मोस्टली जो पूछा जाता है वो सब कवर करूँ, वो सब मैंने कवर कर लिया है। सब्सक्राइब करो अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना है। आईसीजे पे एक और वीडियो हम बनाएंगे, सेपरेट अलग से बना के डालेंगे, पूरा का पूरा सिर्फ आईसीजे पे। और थैंक यू गाइज़, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं, हम टारगेट बनाते हैं 1000+ सब्सक्राइबर का 2019 ख़त्म होने से पहले। तो गाइज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। थैंक यू गाइज़।